तो चलिए फ्रेंड्स, मैं एसी सर्किट सब आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑल्टरनेटिंग करंट। और उसमें हमने पढ़ा है कि एसी को जब प्योर आर में देते हैं तो क्या होता है, प्योर एल में देते हैं तो क्या होता है, और प्योर सी में देते हैं तो क्या होता है। हमारी अब तक की समरी बेसिकली ये है कि जब एसी को प्योर आर में देते हैं तो वोल्टेज और करंट फेज में ही रहते हैं। प्योर रेजिस्टेंस में तो फेज डिफरेंस जीरो है। अगर अप्लाइड वोल्टेज की इक्वेशन वी एम साइन ओमेगा टी है तो जाने वाले करंट की इक्वेशन आई एम साइन ओमेगा टी, जहाँ आई एम का फॉर्मूला वी एम बाय आर। अगर प्योर एल की बात करें तो करंट 90 डिग्री लैग करता है, और अगर वोल्टेज की इक्वेशन वी एम साइन ओमेगा टी है तो करंट की इक्वेशन आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री है, जहाँ आई एम का फॉर्मूला है वी एम बाय एक्स एल, और एक्स एल यानी ओमेगा एल। अगर प्योर कैपेसिटेंस की बात करें तो अगर अप्लाइड वोल्टेज V इज टू वी एम साइन ओमेगा टी है तो सर्किट में जाने वाला करंट I इज टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री है, जहाँ आई एम का फॉर्मूला है वी एम बाय एक्स सी, और जहाँ एक्स सी खुद का फॉर्मूला है 1 बाय ओमेगा सी। अब तक की ये पूरी समरी है, मैं इसे एक बार लिख भी लेता हूँ। अब तक हमने जो जो पढ़ा है उसकी पूरी समरी ये है। एक तो पहला ये फॉर्मूला आया था कि आई आर एम एस इज इक्वल टू आई मैक्स बाय रूट 2, और दूसरी बात ये आई थी कि प्योर आर में अगर V की इक्वेशन वी एम साइन ओमेगा टी है तो I की इक्वेशन आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री है, मतलब करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस 0 डिग्री है। आई एम का फॉर्मूला वी एम बाय आर है। अगर प्योर एल में बात करें और अप्लाइड वोल्टेज की इक्वेशन वी एम साइन ओमेगा टी है तो सर्किट में जाने वाले करंट की इक्वेशन साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, जहाँ आई एम का फॉर्मूला वी एम बाय एक्स एल है। एक्स एल को हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्स एल का फॉर्मूला है ओमेगा एल। और अगर मैं प्योर सी की बात करूं, अगर अप्लाइड वोल्टेज की इक्वेशन वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है तो सर्किट में जाने वाले करंट की इक्वेशन है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, पर मैं उसे रेडियंस में लिख देता हूँ पाई बाय 2 यानी कि 1.57 रेडियन, जहाँ आई एम का फॉर्मूला है वी एम बाय एक्स सी, और एक्स सी का फॉर्मूला है 1 अपॉन ओमेगा सी। बस एक्चुअली तो वास्तव में बातें तो और भी थी, पावर वगैरह के बारे में भी थी, पर एक्चुअली बस ये टोटल काम की समरी है। एग्जाम ओरिएंटेड बातें केवल ये हैं। अगर आप स्कोर में इंटरेस्टेड हैं तो फिर सिर्फ इनको बार बार रिवाइज करिए, और एसोसिएटेड थियोरी एकदम नॉनसेंस कही जा सकती है। इनमें अगर मास्टरी है तो बाकी चीजों से कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, और बाकी चीजें बहुत अच्छे से आती हैं, थियोरी बहुत अच्छे से आती है, पर इन्हें थोड़ा बहुत जरा भी अगर कॉन्फिडेंस की कमी है 1% भी तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इतनी सी समरी काफी है, और ये अगर आप बार बार पढ़ते रहे तो आप फिजिक्स में स्कोर भी लाएंगे, और फिजिक्स का रिवीजन सबसे कम टाइम में भी होगा। इतने कम टाइम में किसी सब्जेक्ट का, किसी एक चैप्टर का रिवीजन आप नहीं कर सकते। 3 घंटे में जो आपने पढ़ा है उसे रिवाइज करने में आपको मुश्किल से मे बी चलिए 1 मिनट लग रहा होगा, 2 मिनट लग रहा होगा, बस और क्या। और 5, 6, 10, 8, 10 रिविजन के बाद तो शायद 30, 40, 50 सेकेंड्स में होने लगे। चलिए यहाँ मैं ये भी बता देता हूँ कि इंडक्टर, एक बात लिख दीजिए, इंडक्टर इज कॉल्ड लैगिंग सर्किट। इंडक्टर को बोलते हैं लैगिंग सर्किट क्योंकि करंट लैग करता है, और कैपेसिटर को बोलते हैं लीडिंग एलिमेंट। कैपेसिटर को बोलते हैं लीडिंग एलिमेंट क्योंकि करंट लीड करता है। करंट जो करता है उस हिसाब से इसका नाम रखा जाता है। करंट पीछे रहता है तो इसे लैगिंग कहते हैं, और करंट आगे रहता है तो इसे लीडिंग कहते हैं। अब हम असली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपसे करने वाले हैं, और वो है आर्टिकल नंबर 7.6, और हम इसमें पढ़ रहे हैं एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट। तो बस चलिए सीरीज एलसीआर सर्किट, अब इसमें सभी हो गया, रेजिस्टेंस भी हो गया, इंडक्टेंस भी हो गया, कैपेसिटेंस भी हो गया। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट, यहाँ पहले ही बात साफ साफ समझ लें, लिख भी लीजिए। पैरेलल एलसीआर सर्किट इज नॉट इन सिलेबस। सीरीज केवल हम पढ़ रहे हैं, पैरेलल अगर कहीं बाय चांस सवाल दिख जाए, एक आध बार आया भी है पेपर में गलती से, उसे पूरी तरह इग्नोर किया जाए। पैरेलल एलसीआर सर्किट कभी भी सिलेबस में नहीं रहा, गलती से आए तो हैं सवाल 1-2 बार, बहुत ही रेयर
उन्हें पूरी तरह इग्नोर किया जाए, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है एसी सर्किट के न्यूमेरिकल्स के लिए। एसी सर्किट्स में एक ही खासियत है कि बस एक टर्म होता था रेजिस्टेंस और एक टर्म होता था रिएक्टेंस। अगर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम बहुत आर से बात करते हैं, और इंडक्टर या कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो हम एक्स से बात करते हैं। इंडक्टर या कैपेसिटर की बात हम एक्स से करते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सएल कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्ससी कहते हैं। यूनिट सबकी ओम्स होती है, और आई का फॉर्मूला हमेशा वी अपॉन ओम्स होता है। सीरीज एलसीआर सर्किट में आप ऐसे ही शुरू में यही लिख दीजिए कि दिस सर्किट हैज अ रिएक्टिव, दिस सर्किट हैज रेजिस्टिव एलिमेंट as well as reactive elements, resistive element as well as reactive elements. इसमें रेजिस्टेंस भी है और रिएक्टेंस भी है, मतलब R भी है और X भी है। एक R है, एक XL है और एक XC है। और जिस सर्किट में खाली रेजिस्टेंस होता है ना, प्योर R, उसके रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस कहते हैं, उसके ओमिक वैल्यू को रेजिस्टेंस कहते हैं। जिस सर्किट में प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर होता है, उसके ओम्स को हम रिएक्टेंस के नाम से पुकारते हैं। पर जिस सर्किट में रेजिस्टेंस भी हो, रिएक्टेंस भी हो, उस सर्किट के रिजल्टेंट ओम्स को एक नया नाम दिया जाता है। ये नए नाम जो है केवल इन्हीं वजह से आपको थोड़ा सा इरिटेशन होता है, वरना ये चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है। इन नए नामों को आप एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे, अपनी आदत में ले आएंगे, उसके बाद ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान है। अब मैं एक नया टर्म डिफाइन करने जा रहा हूं और उसका नाम है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, इसे Z से लिखते हैं, इम्पीडेंस। And this represent resultant of R and X. This is total ohmic value, total ohms by total ohms offered AC. अगर आप AC लगा रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, तो आप अब से ये बोलिएगा, आज से हम ये बोलना शुरू कर देंगे कि I का फॉर्मूला V/Z। ये एक्चुअली करंट का मोस्ट जनरल फॉर्मूला हुआ, AC सर्किट्स में करंट का मोस्ट जनरल फॉर्मूला हुआ। अगर हम ये कह सकते हैं कि सर्किट खाली रेजिस्टिव है, अगर रेजिस्टिव है सर्किट तो Z की वैल्यू R के बराबर है। अगर इंडक्टिव है सर्किट तो Z की वैल्यू XL के बराबर है, और अगर कैपेसिटिव है सर्किट तो Z की वैल्यू XC के बराबर है। हम इस बात को इस तरह भी कह सकते हैं, भाई बेसिकली करंट की वैल्यू है V/Z, Z इम्पीडेंस है और ये पूरे सर्किट के टोटल ओम्स हैं। अगर रेजिस्टिव सर्किट है तो Z इज इक्वल टू R, अलग से लिख दीजिए चाहे तो, फॉर अ रेजिस्टिव सर्किट Z इज इक्वल टू R। जब सर्किट प्योर रेजिस्टिव है तो Z की वैल्यू R के बराबर है। एंड फॉर अ प्योर इंडक्टिव सर्किट, Z इज इक्वल टू XL। अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो Z की वैल्यू XL है, और अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो Z की वैल्यू XC है। अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो Z की वैल्यू XC है। आज से आप I का फॉर्मूला, बेसिकली AC का नाम आते ही सबसे पहले आपके दिमाग में I का फॉर्मूला V/Z आना चाहिए। फिर ये सोचना पड़ेगा कि आप कौन से सर्किट की बात कर रहे हैं और उस सर्किट में Z की वैल्यू क्या होती है। पहली बात तो ये भी लिख दीजिए कि Z इज, यूनिट ऑफ Z इज ओम्स, यूनिट ऑफ Z इज ओम्स। AC सर्किट की जो रिजल्टेंट ओमिक वैल्यू मिलती है, AC सर्किट, AC करंट को जो कोई सर्किट रिजल्टेंट ओम्स ऑफर करता है, उस ओम्स को Z के नाम से पुकारते हैं। हम एक इंपॉर्टेंट समरी ये लिख रहे हैं कि कभी भी आपको
डीसी निकालना हो, आई का फॉर्मूला होगा V बाय आर, और अगर एसी सर्किट की बात करें तो आई हो जाएगा V बाय जेड। बस इतना काफी है, इतना काफी है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात कर रहा हूं, तो सर्किट में जो टोटल ओम्स है वो आर के बराबर है। अगर मैं प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात कर रहा हूं तो सर्किट के जो रेजिस्टेंस जो ओम्स है वो एक्सएल है। और अगर मैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात कर रहा हूं तो सर्किट का जो ओम्स है वो एक्ससी है। आई एसी वी बाय जेड है, कभी ये वी बाय आर होगा, कभी ये वी बाय एक्सएल होगा, कभी ये वी बाय एक्ससी होगा। आपको जो ज्यादा काम आएगा ना वो वी बाय एक्सएल काम नहीं आएगा, वो वी बाय एक्ससी काम नहीं आएगा। आपको जो ज्यादा काम आएगा वो वी बाय जेड ही काम आएगा। इस बात पे 5 स्टार दे दीजिए समरी पे। आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है क्या। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग सिर्फ डीसी की बात करते थे, वहां आई का फॉर्मूला वी बाय आर होता था ओम्स लॉ से। आज हम जेड की बात कर रहे हैं, तो 3 नए नाम जो है ना, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इंपीडेंस, अगर इन नामों को आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं इन्हें समझता हूं थोड़ा थोड़ा, तो फिर ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। सर ये नए नाम हैं जिन्हें आप ढंग से एक बार अपने दिमाग में बैठाए बगैर आगे बढ़े चले जाते हैं, तो फिर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं रहता है कि मुझे चीजें क्लियर तो है नहीं। एक्सेप्ट कर लीजिए कि एसी सर्किट में इंपीडेंस, करंट के रास्ते में जो ओम्स होते हैं उनको इंपीडेंस कहा जाता है। डीसी में अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर का सवाल है तो आपको बोलना है ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू वी बाय आर। मतलब इसेंशियली यहाँ ओम्स लॉ वैलिड है। आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि ओम्स लॉ इज वैलिड इवन इन एसी सर्किट्स। ओम्स लॉ एसी सर्किट्स में भी वैलिड है। ओम्स लॉ एसी सर्किट्स में भी वैलिड। ओम्स लॉ एसी सर्किट्स में भी वैलिड है। बस आर शुड बी रिप्लेस्ड बाय जेड। आई का फॉर्मूला वहां वी बाय आर होता था, आज आई का फॉर्मूला वी बाय जेड हो जाएगा। बस इतना काफी। जेड आर और एक्स का रिजल्टेंट है। हालांकि अभी मुझे जेड का फॉर्मूला आर और एक्स के टर्म्स में पता तो नहीं है, पर जल्दी ही हमें समझ में आ जाएगा जब हम इस डिस्कशन को आगे करें। ये एक एसी का सोर्स है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोड़ा गया है, फिर एक कैपेसिटेंस जोड़ा गया है, और फिर एक इंडक्टर जोड़ा गया है। हम ये सीरीज में क्योंकि जोड़े हैं, क्योंकि ये सीरीज में जोड़े गए हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले किसे बना रहे हैं। आप पहले कैपेसिटर फिर इंडक्टर फिर रेजिस्टर भी बना सकते हैं, या पहले कैपेसिटर फिर रेजिस्टर फिर इंडक्टर भी बना सकते हैं। सीरीज में जब ये है तो कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है उसका कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सीरीज में अगर ये है तो एक ही चीज की गारंटी है कि करंट तीनों में सेम है। ये बात जरा इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार लगा के लिख दीजिए कि करंट इन ऑल द एलिमेंट्स इज सेम। तीनों एलिमेंट्स में करंट सेम, मैग्नीट्यूड वाइज भी, और शायद उसका फेज वेज जो होगा वो सब भी, बस कर जो भी है करंट सब तीनों में सेम ही जाएगा। सीरीज में है तो करंट दोनों में सेम जाएगा। The figure 7.12 shows a series LCR circuit connected with AC source. सोर्स को E से लिखता है, वो आप डायरेक्टली V to VM sin omega t. As usual, we take the voltage of the source to be V to VM sin omega t. जो वोल्टेज है वो है V to VM sin omega t। फिर कहता है अब बेसिकली अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं, KVL लगाऊं, तो यहाँ जो वोल्टेज है वो IR है, कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है वो Q by C है, और इंडक्टर पे जो वोल्टेज है वो L divided by dt है। तो KVL से मैं कह तो सकता हूँ कि किसी भी स्टेट पे जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं उतना ही वोल्टेज गिरेगा भी। अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू यहाँ ड्रॉप प्लस यहाँ ड्रॉप प्लस यहाँ ड्रॉप। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन तो है, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये किसी भी काम की नहीं है। ये मैथमेटिकल इक्वेशन तो है, पर ये डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में काम आती नहीं है। आ तो सकती है, इस पर न्यूमेरिकल बनाए तो जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर मेरी जवाबदारी है कि मुझे आपको बताना पड़ेगा, रिस्क लेके मुझे बताना पड़ेगा ये आपके काम का है या नहीं है, वरना ये एंडलेस हो जाएगा। इस पे सवाल बनाए जा सकते हैं और मैं अभी के अभी आपको अच्छा सवाल दे भी सकता हूँ, पर आएगा कि नहीं आएगा वो टीचर को समझ के बताना होगा कि ये काम का है या नहीं है। So आई एम वेरी श्योर, इसलिए मैंने इस पर दमदारी से क्रॉस लगा दिया कि इस पर आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगा। इसको एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए मैंने पढ़ दिया। कोई फॉर्मूला भी नहीं पूछेंगे, न्यूमेरिकल भी नहीं आएगा। हाँ, केवीएल रिवाइज हो गया कि ये वोल्टेज राइज है,
शायद यहाँ कुछ वोल्टेज गिरेगा, यहाँ कुछ वोल्टेज गिरेगा, यहाँ कुछ वोल्टेज गिरेगा, और केवीएल कहता था सम ऑफ वोल्टेज राइजेस इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स। बस इतनी सी बात है। एनसीईआरटी में इक्वेशन लिखी है तो हमने भी लिख तो दी और हमें समझ भी आ रही है, पर हम दोबारा उसकी तरफ ढंग से देखेंगे भी। ये आपको टीचर पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना होगा, और इनिशियली तो कर ही लीजिए, बाद में जब आप खुद इधर उधर क्वेश्चंस देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वास्तव में ये काम का है कि नहीं है। आप खुद अपने आप ही सीखेंगे। पीवाईक्यू से ज्यादा अच्छा टीचर कोई भी नहीं, पीवाईक्यू से बहुत बढ़िया, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, वो आपको सब बता देगा। फिलहाल इसको डेफिनेटली अगर टीचर ने इतना दम देके कहा है तो इग्नोर कर दीजिए, ज्यादा अच्छा है। डोंट बी परफेक्शनिस्ट, डोंट बी परफेक्शनिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वरना सब मॉडल अप हो जाएंगी बहुत सारी चीजें। लेवल उठाए तो कभी भी जा सकता है, पहले इंटरेस्ट तो जनरेट करें, और इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए इट इज वेरी नेसेसरी टू बी सिलेक्टेड, और तब तक ही बस टीचर की जरूरत है आपको, जब तक इनिशियल टाइम है, फिर तो आप खुद ही बॉस बन जाते हैं। कहता वी वांट टू डिटरमिन द इंस्टेंटेनियस करंट, हम वही सर्किट का रिस्पांस जानना चाहते हैं, मतलब हमें वोल्टेज की इक्वेशन तो समझ में आ रही है कि वी एम साइन ओमेगा टी है, हम इस सर्किट को सॉल्व करके सर्किट में करंट की इक्वेशन जानना चाहते हैं, जैसा हमने इंडक्टर और कैपेसिटर में आधे अधूरे मन से थोड़ा बहुत डेरिवेशन किया भी था। कहता वी शैल सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय टू मेथड्स, तो हम तो इस डेरिवेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड है ही नहीं। कहता फर्स्ट वी यूज द टेक्निक ऑफ फेजर्स, इसको जरूर मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, ये जो पहला मेथड है हाँ ये हम ठीक ठाक ही पढ़ेंगे, ध्यान से ही पढ़ेंगे, और दूसरा जो मेथड है वो तो एनालिटिकली है, जिसको उसने मैथमेटिक्स हार्ड डीप मैथमेटिक्स एडवांस मैथमेटिक्स लगा के सॉल्व किया है, वो पार्ट में नहीं पढ़ूंगा। फिलहाल मैं आपको पढ़ रहा हूँ, आप चाहें तो हेडिंग दे देख सकते हैं कि फेजर डायग्राम सोल्यूशन, एनसीईआरटी में आर्टिकल नंबर 7.6.1 है ये फिलहाल, और हेडिंग है फेजर डायग्राम रिप्रेजेंट सोल्यूशन, फेजर डायग्राम सोल्यूशन। हमारा एम है, ऐसा लिख दीजिए एम, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ करंट, to find the equation of current in series LCR circuit, ये हमारा एम। सीरीज LCR सर्किट में करंट की इक्वेशन हम जानना चाहते हैं। ओके, तो ये जो 7.19 का जो ए डायग्राम है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही काम का है, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा ही काम का है। मान लीजिए सर्किट में करंट यहां जा रहा है, मान लीजिए सर्किट में करंट, इसने इसे कैपिटल आई से दिखा दिया, ठीक है, वो कैपिटल आई के स्मॉल आई, उस बात पे ज्यादा ध्यान ना दें, डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट। ठीक है, सर्किट में करंट ये है, तो एक्चुअली ये तीनों का करंट है, यही रेजिस्टर का भी करंट है, और यही इंडक्टर का भी करंट है, और यही कैपेसिटर का भी करंट है, राइट। अब सबसे पहले मैं वेरियस वोल्टेजेस बनाऊंगा, ये बना लिया, अब इसके आगे लिख दीजिए नाउ वी विल मार्क वेरियस वोल्टेजेस। हाँ, ये डायग्राम समझना बड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, हालांकि आप इस आधार पे इस तरीके से कभी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे, फिर भी चलिए हम इस डेरिवेशन को बड़े ध्यान से देखते हैं। हम वेरियस वोल्टेजेस मार्क करते हैं। सबसे पहले मैं VR मार्क करता हूँ, ये जो मेरा सर्किट था ना, इसी में आप यहाँ पे ऐसा लिख तो सकते हैं, डायग्राम आपने बनाया हुआ है, इस वोल्टेज को VR लिख दीजिए, इस वोल्टेज को VC लिख दीजिए, और इस वोल्टेज को VL लिख दीजिए। रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज गिर रहा है वो VL है, जब उसमें से करंट जाएगा और उसके कुछ ओम्स हैं तो उस पर वोल्टेज गिरेगा जो कि होगा VR। मैं जरूर समझता हूँ, मैं अभी से ही बता देता हूँ आपको, VR है IR, VC है I into XC, और VL है I into XL। हाँ, ये भी काम की चीजें हैं, इन पे भी 4 स्टार दिए जाएं, ये भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कभी कभी काम आते हैं, ज्यादा तो काम नहीं आते हैं, वरना मैं सीधे 5 स्टार देता। V का फॉर्मूला तो भैया I into ओम्स होगा ही होगा, रेजिस्टेंस पे वोल्टेज चाहिए तो I into R, इंडक्टर पे वोल्टेज चाहिए तो I into XL, क्योंकि XL इंडक्टिव सर्किट की ओमिक वैल्यू है, कैपेसिटर पे वोल्टेज चाहिए तो I into XC, क्योंकि XC कैपेसिटिव सर्किट की ओमिक वैल्यू है। अपना अपना करंट इनटू अपने अपने ओम्स, अपना अपना करंट इनटू अपने अपने ओम्स, ये बस, ये इक्वेशन सिर्फ अभी तक काम की बताई है मैंने। बाकी मैं अब कह रहा हूं, मैं अगर सर्किट में VR बनाऊं, रेजिस्टेंस की अगर बात करूं तो मेरे पे 2 चीजों पे ध्यान देना है, एक I पे और एक VR पे।
आई तो मैंने सबका बना लिया, तीनों का बना लिया। अब मैं सबके वोल्टेजेस अलग अलग बनाऊंगा। और रेजिस्टेंस में तो वोल्टेज और करंट फेज में रहते हैं, रेजिस्टेंस में तो वोल्टेज और करंट फेज में रहते हैं। इसलिए ये हो गया VR इतना, ये रेजिस्टर के ऊपर वोल्टेज हो गया, करंट के फेज में है। इसको छोटा बनाना है, इसको बड़ा बनाना है, उस पर आप ध्यान बिल्कुल भी ना दें। अब मैं अगर इंडक्टर की बात करूं तो इंडक्टर में करंट लैग करता है, अर्थात वोल्टेज लीड करता है। करंट लैग करता है इसलिए वोल्टेज लीड करेगा, यहाँ भी एल आएगा, इससे 90 डिग्री आगे। आगे अगर बढ़ना है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़े जाओ, आगे बढ़ना है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़े जाओ। अगर इंडक्टर की बात करूं तो इंडक्टर पे करंट तो तीनों में वही है, करंट तो तीनों में वही है। इंडक्टर की बात करें तो करंट लैग करता है, अर्थात वोल्टेज लीड करता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वोल्टेज को आगे दिखा दीजिए। और अब बात आती है कैपेसिटर की। अगर कैपेसिटर की बात करूं तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है, अर्थात वोल्टेज लैग करता है, और करंट तो हम पहले बना ही चुके हैं। ये कैपेसिटर का भी करंट, तो इससे 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री थोड़ा छोटा बना दिया इसको। तो चलिए मुझे एक्चुअली इसे और भी बड़ा बनाना चाहिए कायदे से। तो मैं, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वो उस पर्टिकुलर दी गई वैल्यू पे, कैपेसिटर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो चलिए मैं इंडक्टर के वोल्टेज को थोड़ा छोटा बना लेता हूँ और कैपेसिटर के वोल्टेज को थोड़ा बड़ा बना, ये कर लेना अच्छा रहेगा। इससे जो रिजल्ट आएगा वही ज्यादा यूजफुल रिजल्ट होगा। यही सेफ है, यही मान लेना कि VC बड़ा है, बस। अब ये अलग से इसमें थ्योरी का क्वेश्चन पूछते तो हैं, ये पूछते हैं कभी अलग से कुछ कुछ बातें लिखना शुरू कर दीजिए, और वो इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार उन पे दे दीजिए और बोल दीजिए इन LCR सर्किट, या क्वेश्चन के रूप में लिख दीजिए, नंबर 1 क्वेश्चन लिख दीजिए इन LCR सीरीज। ऑफ कोर्स मैं हमेशा सीरीज की ही मेरा मतलब है। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन VR एंड VL? सीरीज LCR सर्किट में VR और VL में क्या फेज डिफरेंस है? करंट और वोल्टेज में तो हम नहीं पूछेंगे अब आपसे, VR और VL। तो बस अब आप, अगर डायग्राम आपके पास दिमाग में क्लियर होगा तो आप बोलोगे कि VL लीड्स VR by 90 डिग्री, VL लीड्स VR by 90 डिग्री। इसी तरह अगला क्वेश्चन है फेज डिफरेंस बिटवीन VR एंड VC, फेज डिफरेंस बिटवीन VR एंड VC। तो आंसर है VR लीड्स VC by 90 डिग्री। ये डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है, अब इस डायग्राम पे भी आप इस रूप में जब ये आ चुका है उसके बाद आप इस पे 4 स्टार दे दीजिए। इस डायग्राम को देख के हम कह रहे हैं कि VR VC से 90 डिग्री आगे है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो पहले आ रहा है वो आगे है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस पे आप अलग से 4 स्टार दे दीजिए अगले क्वेश्चन पे, या 5 स्टार भी दे सकते हैं कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन VL एंड VC। वोल्टेजेस में फेज डिफरेंस पेपर में पूछे जाने की संभावना है, VL और VC, और वो हमें साफ साफ दिख रहा है 180 डिग्री। ये 90 डिग्री इधर है, ये भी एंगल 90 है और ये भी 90 डिग्री है। तो अलग से ये भी लिख दीजिए कि VL एंड VC आर आउट ऑफ फेज, VL एंड VC आर आउट ऑफ फेज। 180 डिग्री का मतलब आउट ऑफ फेज, उल्टा मुंह करके खड़े हुए हैं, एक दूसरे से ये बात ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर मैं इनका रिजल्टेंट डायग्राम बनाऊं, अगर मैं अब इनको, ये तो एकदम आउट ऑफ फेज है, ऑपोजिट है, इसलिए मैं इनका ना एक रिजल्टेंट डायग्राम ऐसा नहीं बना सकता हूँ जो कि बी में दिखाया है उन्होंने कि आप बी आर को तो यही निकालिए, आई बनाओ या ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, आर को तो यही बनाइए, और इन दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज VC माइनस VL आप बना सकते हैं। ऐसा अलग से लिख दीजिए, अलग से ये भी लिख दीजिए, या क्वेश्चन के रूप में ही लिख दीजिए कि व्हाट इज द रिजल्टेंट वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इंडक्टर और कैपेसिटर पे रिजल्टेंट वोल्टेज, वेक्टर नोटेशन में मैं बात करता तो ये वेक्टर VC प्लस वेक्टर VL होता। वैसे तो AC वोल्टेजेस वेक्टर नहीं है, पर इस बारे में मैं भी आपसे बात करूंगा थोड़ी बहुत। इन्हें वेक्टर की तरह ट्रीट किया जा सकता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को मैं भी आपसे बात करूंगा। फिलहाल ये है कि जो VC, भाई वेक्टर नोटेशन में बात मत करें, वेक्टर नोटेशन में बात मत करें। अगर 2 वोल्ट है और 10 वोल्ट है तो मैं 8 वोल्ट यहाँ मार्क करूँ, और ये एंगल पूरा 90 डिग्री ही है, ये एंगल 90 डिग्री है। और तो अगर बोलेगा इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस रिजल्टेंट वोल्टेज क्या है,
तो वो VC माइनस VL होगा। हाँ, वो VL माइनस VC भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि बड़ा कौन है। आपको बड़ा माइनस छोटा करना है। अगर इंडक्टर भारी पड़ रहा है तो VL माइनस VC, अगर कैपेसिटर भारी पड़ रहा है तो VC माइनस VL। हम शायद अगर ये मान के चलें कि कैपेसिटर भारी पड़ता है तो आपके पास अच्छा रिजल्ट आएगा, जो कि मोस्ट जनरल रिजल्ट होगा। तो अगर आपके दिमाग में भी क्वेश्चंस हैं कि हम VL माइनस VC क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली अपने आप समय आने पे क्लियर हो जाएगा, वहां से आप दिमाग हटा लीजिए। सर्किट में एक रेजिस्टेंस है और दो रिएक्टेंस है। रेजिस्टेंस का अक्रॉस है वोल्टेज VR और इधर वोल्टेज VC माइनस VL कहा जाए, VC प्लस VL में। इन्होंने वोल्टेज को अगर कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में लिखा है तो ये उसके वेक्टर होने के वेक्टर्स को लोग ब्लॉक लेटर्स में लिखा करते हैं एनसीईआरटी। तो हम वेक्टर की बात नहीं कर रहे, इसलिए VC माइनस VL लिखना ज्यादा अच्छा। अब अगर मैं इसकी रिजल्टेंट की बात करूँ ना, रिजल्टेंट की बात करूँ तो एक ये है और एक ये है। और मैं अगर इनके रिजल्टेंट की बात करूं तो इसके पैरेलल में ये बना लेता हूं। मान लीजिए इतना हो गया VC माइनस VL, थोड़ा सा ट्रीट कर देता हूँ, ये मैं VR दिखा देता हूँ, थोड़ा और बड़ा भी दिखा सकता हूँ चाहे तो। ये VR दिखा दिया, इससे ठीक 90 डिग्री पे, इससे ठीक 90 डिग्री पे मैंने VC माइनस VL दिखा दिया और फिर ये कंप्लीट कर लिया मैंने। इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लीजिए, इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लीजिए। और अब ये जो आ रहा है टोटल रिजल्टेंट वोल्टेज है, इसे खाली V कहा जाता है, इसे खाली V कहा जा रहा है। ये पूरा रिजल्टेंट वोल्टेज है, एक्चुअली अप्लाइड वोल्टेज, ये अप्लाइड वोल्टेज है जो रिजल्टेंट वोल्टेज है। रेजिस्टेंस पर, इंडक्टर पे और कैपेसिटर का जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो तो एक्चुअली अप्लाइड वोल्टेज ही है ना। और यही सर्किट का एक्चुअली I भी है। इस समय हमें डायग्राम आपको ज्यादा काम का नहीं है, इंपॉर्टेंट काम का ये था। अभी ये थोड़ा सा हौच-पौच लगेगा आपको। एक तो C और L को बड़ा साफ लिखिएगा, C जैसा दिखे। L कर्व अगर हो गया, L अगर कर्व हो गया L तो वो भी C बन जाएगा, इसे भी आप L ही लिखिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सर्किट का टोटल करंट है और ये सर्किट का टोटल वोल्टेज है, और मैं बस इनमें एंगल फाई लिखा है, ये बस आप ध्यान दीजिए और यही लिख दीजिए कि एंगल बिटवीन टोटल करंट इन द सर्किट and total voltage, angle between total current in the circuit and the total voltage is phi। total current और total voltage के बीच में जो एंगल है वो phi है, बस यही डिसाइड हमें करना है। और इस समय डायग्राम में आप देख रहे हैं कि करंट वोल्टेज से 5 डिग्री आगे है। वो तो हम नहीं कहना चाहते, बस यही कहेंगे कि करंट अब की बार प्योर एल में ये वोल्टेज और करंट, टोटल वोल्टेज और टोटल करंट में एंगल 90 डिग्री रहता था। प्योर सी में भी टोटल वोल्टेज और टोटल करंट में एंगल 90 डिग्री रहता था। पर अब जब LCR है तो टोटल वोल्टेज और टोटल करंट में एंगल 90 नहीं है, तो 5। बस यही लिख दीजिए, पूरा ऐसा ही लिख दीजिए। इन प्योर इंडक्टर, ये पूरा रेजिस्टर से ही शुरू करिए। इन प्योर रेजिस्टर एंगल बिटवीन टोटल V एंड टोटल I इज 0। ऑफ कोर्स मैं AC की बात कर रहा हूँ। प्योर रेजिस्टर में टोटल वोल्टेज और टोटल करंट के बीच में एंगल 0 है। फिर आगे लिखिए, इन प्योर इंडक्टर एंगल बिटवीन टोटल V एंड टोटल I इज 90 डिग्री। प्योर इंडक्टर में एंगल बिटवीन टोटल V एंड टोटल I इज 90 डिग्री, और ब्रैकेट में आप लिख दीजिए लैगिंग। इंडक्टर में ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, पर ये लैगिंग है। और इसी तरह आगे लिख दीजिए, इन अ कैपेसिटर एंगल बिटवीन टोटल वोल्टेज एंड टोटल करंट इज 90 डिग्री। एंगल बिटवीन टोटल वोल्टेज एंड टोटल करंट इज 90 डिग्री, ब्रैकेट में लीडिंग। कैपेसिटर में भी 90 डिग्री है, इंडक्टर में भी 90 डिग्री है, पर एक जगह लैगिंग है और एक जगह लीडिंग है। इंडक्टर में लैगिंग बोलते हैं, इंडक्टर को लैगिंग सर्किट ही बोलते हैं, और कैपेसिटर को लीडिंग सर्किट ही बोलते हैं। अब असली बात आ रही है, इसी के आगे लिख दीजिए, इन LCR सर्किट एंगल बिटवीन V एंड I, LCR सर्किट में एंगल बिटवीन V एंड I इज 5।
V और I के बीच में एंगल phi है, where phi lies between 0 and 90. ये जो एंगल है वो तो आप देख ही रहे हैं कि एक्यूट एंगल है, ये 0 और 90 के बीच में ही लाई करेगा। तो फेज डिफरेंस phi का नाम है फेज डिफरेंस, phi का नाम है एंगलों में डिफरेंस या फेज डिफरेंस। ये हल्का सा एक थोड़ा सा आइडिया आ गया, ये डायग्राम तो फिर भी आपके काम आएगा, इसको मैं थोड़ा सिंपल करके अभी बना लूँ। मैं एक बार जरा रीडिंग मार दूं, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। कहता है फ्रॉम द सर्किट, मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ, फ्रॉम द सर्किट शोन इन दिस मच वी सी दैट द रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर इन सीरीज, देयरफॉर एसी करंट इन ईच एलिमेंट इज द सेम एट एनी टाइम। बिल्कुल सही है, एसी करंट इज इन ईच एलिमेंट इज सेम। हाँ, ये बात काम की थी। हैविंग सेम एम्पलीट्यूड और फेज, बिल्कुल सही है, एम्पलीट्यूड भी सेम है और फेज भी सेम है। और इस करंट को हमने मान लेते हैं आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फिर फाइव इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज करंट। यही तो वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स एंड द करंट इन द सर्किट, फाइव ही तो हमें चाहिए। अब मैं इतना कहने की पोजीशन में आ चुका हूँ, कि इफ अप्लाइड वोल्टेज Vm sin ओमेगा t, तो सर्किट में जो जाने वाला करंट है वो Im sin ओमेगा t एक्चुअली प्लस माइनस फाइव कहना चाहिए। इस LCR सर्किट में मैं इतना थोड़ा सा कहने की पोजीशन में आ चुका हूं कि यदि अप्लाइड वोल्टेज Vm sin ओमेगा t है तो सर्किट में जाने वाला करंट Im sin ओमेगा t प्लस माइनस फाइव है। ये टाइम का कोएफिशिएंट यहाँ भी ओमेगा है, तो टाइम का कोएफिशिएंट यहाँ भी ओमेगा है। जो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी होती है वही करंट की भी फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए ओमेगा ओमेगा दोनों में सेम आएगा। और फाई फेज डिफरेंस है जो कि अब 0 नहीं है, 90 नहीं है, वो 0 और 90 के बीच में है। अगर इंडक्टर और कैपेसिटर में से कभी कैपेसिटर भारी पड़ेगा ना, देखो इंडक्टर और कैपेसिटर में से किसी एक की ही जीत होती है। अगर कैपेसिटर भारी पड़ेगा ना तो एक्चुअली ये आरसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा। आर तो हमेशा ही जिंदा रहता है, इंडक्टर और कैपेसिटर लड़ भिड़ के मर जाते हैं, कोई एक मर जाता है उनमें से। आप ऐसा डैश करके लिख दीजिए, इफ कैपेसिटर इज डोमिनेटिंग, अगर कैपेसिटर डोमिनेटिंग है देन द एलसीआर सर्किट बिहेव्स एज, अगर कैपेसिटर डोमिनेटिंग है देन द एलसीआर सर्किट बिहेव्स एज आरसी सर्किट। अगर कैपेसिटर डोमिनेटिंग है तो इंडक्टर और कैपेसिटर में से कैपेसिटर जिंदा बचा और आर तो खैर हमेशा ही जिंदा रहता है, तो ये आरसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और अगर सर्किट में कैपेसिटर है तो करंट लीड कर रहेगा, मतलब देन द करंट विल लीड। कैपेसिटर अगर बच रहा है तो करंट लीड करेगा, तब ये ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन आएगा। आर तो हमेशा बचेगा, इंडक्टर और कैपेसिटर में से कोई एक बचेगा। अगर कैपेसिटर बच गया ना तो करंट भले ही 90 से ना लीड करे, 30 से लीड करे, 20 से लीड करे, पर वो लीड करेगा, इसलिए अंदर प्लस साइन आएगा। और वो सब अपने आप ही आ जाएगा, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं बस अपनी मर्जी से। अगर इंडक्टर डोमिनेटिंग है तो एल और सी में से एल जिंदा बचेगा, तब ये सर्किट एल आर सर्किट बन जाएगा। ऐसा डैश करके लिख दीजिए, इफ इंडक्टर इज डोमिनेटिंग, इंडक्टर डोमिनेटिंग से मतलब है ब्रैकेट में साफ साफ लिख दीजिए XL ग्रेटर देन XC। इंडक्टर, हमें अब L या C से मतलब है ही नहीं, हमें XL और XC से मतलब है। इंडक्टर डोमिनेटिंग है से मेरा यह मतलब नहीं है कि L C से बड़ा है, L से मुझे मतलब नहीं है, C से मुझे मतलब नहीं है, मुझे उनके ओमिक वैल्यू से मतलब है। तो अगर XL XC से बड़ा है तो सर्किट में कैपेसिटर मर गया, L और C में से L जिंदा बचा, R हमेशा जिंदा बचता है। नाउ इट बिहेव्स एज LR सर्किट। अब ये LR सर्किट की तरह बिहेव करेगा, एंड बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस इन द सर्किट, अगर ये LR सर्किट है तो इंडक्टेंस की वजह से करंट पे करंट लैग है, तो फॉर्मूले में अपने आप यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ ये कभी प्लस साइन आएगा, ये कभी माइनस साइन आएगा। हमने इसे थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर दी, जो कि अभी नहीं भी करते तो चलता। अगर कैपेसिटर भारी पड़ रहा है मतलब XC बड़ा है, कैपेसिटर भारी पड़ रहा है इससे मतलब है C बड़ा है, इससे मतलब नहीं है। कैपेसिटर भारी है मतलब C बड़ा है, ऐसा नहीं है। उसके ऑफकोर्स हमें सिर्फ यहाँ XL और XC से ही केवल मतलब है। अगर XC XL से बड़ा है तो कैपेसिटर भारी पड़ रहा है, ये RC सर्किट है। और अगर सर्किट में कैपेसिटर है, भले ही R है या नहीं है, अगर सर्किट में कैपेसिटर है तो करंट तो लीड करेगा, तब यहाँ प्लस साइन आएगा। अगर इंडक्टर भारी पड़ रहा है यानी XL डोमिनेटिंग है तो ये LR सर्किट होगा। अगर इंडक्टर है तो करंट तो लैग करेगा और यहाँ माइनस साइन आएगा ही आएगा। अगर प्योर इंडक्टर होता तो करंट 90 से लैग करता, अगर प्योर रेजिस्टर होता
तो करंट 0 डिग्री के एंगल पे होगा। अगर एल और आर दोनों है तो फिर एल है तो करंट लैग तो करेगा, पर आर भी है तो पूरे 90 से लैग नहीं करेगा। ऐसे डैश करके लिख दीजिए। इन एलआर सर्किट करंट लैग तो करता है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आर के कारण इट डज नॉट लैग एग्जैक्टली बाय 90 डिग्री। अगर सर्किट में एल है तो करंट लैग तो करेगा, पर आर की प्रेजेंस के कारण 90 डिग्री पीछे नहीं रहेगा। आर की प्रेजेंस के कारण करंट 90 डिग्री पीछे नहीं रहेगा। इट विल लैग बाय एन एंगल 5। ये 5 पीछे रहेगा, ये 5 पीछे रहेगा। इसी तरह आगे लिख दीजिए। इन आरसी सर्किट, मतलब एल और सी में से मान लीजिए सी जिंदा बचा है। इन आरसी सर्किट करंट विल लीड फुल स्टॉप। ये लिख दीजिए। इन प्योर सी करंट लीड्स बाय 90। प्योर सी में करंट लीड्स बाय 90। प्योर सी में करंट 90 डिग्री से लीड करेगा। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आर, अगर सर्किट में आर भी है तो इट विल लीड बाय एन एंगल 5। अगर सर्किट में आर भी है तो 5 से लीड करेगा, ये 5 से लीड करेगा। Where 5 will depend upon the value of R and XC. Where 5 will depend upon the value of R and XC. शायद हम थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, चलिए बात कर ही लेते हैं। अगर R XC के बराबर है ना तो शायद एंगल 45 डिग्री होगा। ऐसा डैश करके लिख दीजिए। If R is equal to XC, then angle is 45 डिग्री। अगर R बहुत बड़ा है तो वही होगा जो रेजिस्टेंस चाहता है, यानी एंगल 0 डिग्री के करीब होगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री टाइप का। ऐसा लिख दीजिए। इफ R इज मच ग्रेटर देन XC, R अगर बहुत बड़ा है, R अगर बहुत ज्यादा है, then current will lead by an angle around 0 डिग्री। अब वही होगा जो रेजिस्टेंस चाहता है, और रेजिस्टेंस तो चाहता है करंट उसके साथ साथ चले। ये थोड़ा हम एक्स्ट्रा चले गए हैं इस समय एनसीईआरटी में, इस सीक्वेंस में बातें हैं नहीं, बातें तो सारी काम की हैं, पर सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे हो गया है। अगर सर्किट में आर डोमिनेटिंग है तो करीब करीब वही होगा जो आर चाहता है, यानी करंट फेज में होगा। और इसी तरह लिख दीजिए एक्सी इज मच ग्रेटर देन आर। अगर एक्सी आर से बहुत ज्यादा है देन करंट विल लीड बट बाय एन एंगल अराउंड 90 डिग्री। अगर एक्सी बहुत ज्यादा है तो आप करीब करीब ये मान सकते हैं कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, सॉरी प्योर कैपेसिटिव सर्किट है। अगर एक्ससी आर से बहुत ज्यादा है तो मान लीजिए कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, तो करंट फिर कुछ वैसा ही करेगा जैसा प्योर कैपेसिटर में करता है। मैं अब वापस काम की बातों पे आ रहा हूं, थोड़ा मैं एक्स्ट्रा चला गया था। लेट आई बी द फेजर रिप्रेजेंटिंग द करंट, ये सब हो गया। डायग्राम हम बना ही चुके हैं। द लेंथ ऑफ दीज फेजर्स, एम्पलीट्यूड, ये सब हो गया। हाँ, ये अच्छी इसने बात लिखी है। एक वी आर का फॉर्मूला लिखा है आई आर, वी सी का फॉर्मूला लिखा है आई एक्स सी, और वी एल का फॉर्मूला लिखा है आई एक्स एल। इक्वेशन 7.22 में मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं, और ये इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। खैर, वोल्टेज इक्वेशन को अब आप ये ना पढ़ें, जो इक्वेशन 7.23 में लिखा है वो केवीएल की ही बात कर रहा है। द रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस मच। और मैं तो आपसे अल्टीमेटली ही बात करता हूँ, सीधे काम की बात करता हूँ मैं आपसे। ठीक है, अब आप हेडिंग दे दीजिए वोल्टेज ट्रायंगल। ये नाम एनसीईआरटी में दिया नहीं है, पर हमें काफी मदद करेगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। वोल्टेज ट्रायंगल इन सीरीज एलसीआर सर्किट। वोल्टेज ट्रायंगल इन सीरीज एलसीआर सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार दे दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। बेसिकली तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक वोल्टेज आया था वी आर, तो यहाँ एक वोल्टेज आया था वीसी माइनस वीएल। आप चाहें तो इसको ऐसा बना लीजिए, ये वी आर बना लीजिए और ये वीसी माइनस वीएल बना लीजिए, और ये वी बना लीजिए,
और ये एंगल 5 है। यहाँ मत बनाइए इसको, ऐसे आधे तिरछे मत बनाइए, इन दोनों में आपस में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए ना, बस उतना काफी। ये डायग्राम अब आप बनाइए, इसको आप ऐसे भी चाहे तो बना सकते हैं, ये वी आर है, ये बी सी माइनस वी एल है, ये वी आर है, ये बी सी माइनस वी एल है, और ये टोटल वी है, और ये एंगल 5। मैं तो कहता हूँ बस सिर्फ इस पर एक्चुअली आपको स्टार्ट करना चाहिए, सिर्फ इसकी आदत डालिएगा, इस तरह से मत बनाइए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। फिर मैंने यहाँ पर इसको y एक्सिस पे बना दिया, इसको x एक्सिस पे बना दिया, शायद ये अच्छा रहेगा, इसकी आदत डाल लें, कुछ भी चलेगा, एनीथिंग विल डू। पर हाँ, आपको अब इस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो समझना है कि मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाना है। ये जो एसी वोल्टेजेस हैं ना, ये सारे जो एसी वोल्टेजेस हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व होते हैं। ये जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस हैं एसी वाले, दे ऐड लाइक वेक्टर्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। जैसे y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, एसएचएम के चैप्टर में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते थे, ये बात एक डैश करके लिख दीजिए। लिखिए एसी वोल्टेज एंड एसी करंट आर स्केलर्स, एसी वोल्टेज और एसी करंट स्केलर हैं, बट इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट, instantaneous voltage and instantaneous current act like vectors. Instantaneous voltage or instantaneous current, they add like vectors. बस ये आगे लिख दीजिए कि अगली लाइन में लिख दीजिए, फिर से 5 स्टार लगाइए और लिखिए कि for most of the numericals in AC in this chapter, for most of the numericals in this chapter, the most important thing is to remember that we have to use Pythagoras theorem. We have to draw a right angle triangle and use Pythagoras theorem. बस एसी का आपको नाम जब से आए, जैसे एसी का नाम आए तो आपको बोलना है पाइथागोरस थ्योरम और राइट एंगल ट्रायंगल। जहां आपने चैप्टर हेडिंग लिखी है ना एसी, आप वहीं सीधे जाके लिख लीजिए। इसको सबसे इंपॉर्टेंट बात कही है इस चैप्टर की, एसी का नाम आते ही आज के बाद आपके दिमाग में सीधे ये बात आनी ही चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल तो भाई बनाएंगे ही बनाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम तो भाई लगाएंगे ही लगाएंगे। अगर ये बात आपको याद नहीं आई तो आपसे न्यूमेरिकल गलत होने की काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हम डीसी सर्किट्स ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में खूब पढ़ चुके हैं और उनकी आदत पक्की हो चुकी है। जैसे ही आपसे कोई एसी की बात करे, आप बिल्कुल इसको लिख दीजिए गॉड कॉन्सेप्ट। ये हमारा गॉड कॉन्सेप्ट है। जब जैसे हम बार बार हर वक्त भगवान को याद करते हैं, कहीं भी पढ़ी में आते हैं, तो वैसे ही यहाँ भी करिए। एसी का नाम आते ही हवा तो खराब होती है, एसी का नाम आते ही हवा खराब होती है, तो उस समय अपने भगवान को याद करिए, और वो है ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम। तो अब मैं चाहूंगा कि आप यहाँ वी आर बनाइए, यहाँ आप वी सी माइनस वी एल बना लीजिए, सी और एल को जरा ध्यान से बनाइए, ये वी बनाइए और ये फाई बनाइए, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, ऐसा ही कुछ लिखेंगे ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल करने की पोजीशन में आ गए, इसमें न्यूमेरिकल बन जाता है। और चाहिए तो cos phi is equal to base upon hypotenuse VR by V, और चाहिए तो tan phi is equal to perpendicular upon base BC minus VL by VR। ये सब हो गया, ये मैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं मान रहा। हाँ, ये तो अलग से आप जितनी दम लगा सकते हैं देखिए, इन पे नॉर्मली न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, इन पे न्यूमेरिकल मैंने कम देखे हैं। पूरे चैप्टर की शुरुआत यहाँ से की जा सकती थी, अगर आप नाम जानते हैं, इंडक्टेंस और रिएक्टेंस और इम्पीडेंस के नाम जानते हैं, तो पूरे चैप्टर की शुरुआत इस वोल्टेज ट्रायंगल से की जा सकती थी। ठीक है, मैं इस पे आपको एक न्यूमेरिकल करा सकता हूँ, एक क्वेश्चन लिख दीजिए जल्दी से। देखिए, सीरीज एलसीआर सर्किट है, सीरीज एलसीआर सर्किट है, वी अप्लाइड खाली वी वोल्टेज 20 वोल्ट है, इसको वी एल मैं बोलता हूँ 20 वोल्ट है,
VC बोलता हूँ 5 वोल्ट है, VR बोलता हूँ इसे 15 ले लिया ना 225 30 का लेक्चर तो चलो VR 30 ले लो, रेजिस्टेंस का वोल्टेज 30 ले लो। और अब कहता हूँ रिजल्टेंट वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज निकालिए, सर्किट का अप्लाइड वोल्टेज निकालिए। तो पहले तो मुझे ये सीधा मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, तो दिस इज VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर आपने VL माइनस VC लिखा है कि VC माइनस VL लिखा है, अभी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप उसका स्क्वायर तो कर ही रहे हैं। आप VC माइनस VL भी लिख लेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। VR स्क्वायर हो गया 30 स्क्वायर, VC माइनस VL हो गया 5 माइनस 20 का स्क्वायर, ये हो गया 30 स्क्वायर प्लस माइनस 15 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 30 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये 2 स्क्वायर इंटू 15 स्क्वायर है प्लस 15 स्क्वायर है, तो 15 कॉमन ले लूंगा तो ये √5 बन जाएगा। ऐसा कुछ तो भी आ जाएगा। √5 की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, हो सके तो 2.2 कम से कम 2.23, 2.2 भी पर्याप्त है। 22 का स्क्वायर होता है 484, तो 2.2 का स्क्वायर होगा 4.84, तो √5 की वैल्यू 2.2 से थोड़ी सी बड़ी होगी, चलेगा। आप तो केवल यहाँ गौर करिए बस, अभी बाकी सब छोड़ दीजिए, वो तो आपसे हो ही जाएगा, बस इस पे गौर करिए कि हाँ ये तो आपसे हो रहा है। और VL बड़ा है कि VC बड़ा है वो अपने आप ऑटोमेटिकली दैट विल बी टेकन केयर ऑफ, आप ज्यादा चिंता ना करें अभी फिलहाल। तो ये हो गया, ये एक बढ़िया सवाल हमारा हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है वोल्टेज ट्रायंगल। आपको जब भी इसी का कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो ये आप सबसे पहले अपने आप से जरूर कहिए, जरूर कहिए। हर बार अगर नहीं कहेंगे तो फिर आप गलती करने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। हर बार कहिए कि भाई मेरे को तो वोल्टेज ट्रायंगल तो बनाना है, इसका तो गॉड कॉन्सेप्ट ही है कि मुझे ट्रायंगल बनाना है, बस। अब हम एक बात और कर सकते हैं, आप अब हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग दे दीजिए इम्पीडेंस ट्रायंगल, या लिख दीजिए बस ओमिक ट्रायंगल। हेडिंग दे दीजिए, हाँ इम्पीडेंस डायग्राम लिखा है इसमें फिगर 7.14 में, इम्पीडेंस ट्रायंगल या इम्पीडेंस डायग्राम लिख दीजिए। देखिए यहाँ VR है, और अगर मैं इंडक्टर को भारी मानूंगा ना तो VL माइनस VC यहाँ आएगा। अब यहाँ पे इससे भी फाइनली वैसे ही बना दिया ना जैसा मैं चाह रहा था, और यहाँ टोटल V आया है। कुछ भी बना दीजिए, ऊपर ज्यादा दिमाग मत लगाइए कि VL माइनस VC बनाऊंगा तो कहाँ बनाऊंगा, VC माइनस VL बनाऊंगा तो कहाँ बनाऊंगा, कुछ भी बना दीजिए, बस आप तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए। रेजिस्टेंस को हमेशा, रेजिस्टेंस की चीज को हमेशा एक्स एक्सिस पे बनाइए। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का जो भी आपका रिजल्टेंट है उसको हमेशा वाई एक्सिस पे बनाइए, और इन दोनों के रिजल्टेंट को आप टोटल कह दीजिएगा, ठीक है। ये ऊपर बनाना है कि नीचे बनाना है, इसका नाम VL माइनस VC है कि VC माइनस VL है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो मैं VR को लिख सकता हूँ IR, और VL को लिख सकता हूँ IXL माइनस IXC, और अब फाइनली इस V को लिखना चाह रहा हूँ मैं IZ। टोटल वोल्टेज है ना, टोटल वोल्टेज है I इंटू Z, बस। अब ये एक सिमिलर, ये तो वही का वही ट्रायंगल है, ये एंगल फाई है। मैं बना रहा हूँ इंपीडेंस ट्रायंगल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हम डायग्राम बनाएंगे उस पर स्टार दिलवाएंगे। अभी तो मैंने वही का वही ट्रायंगल बना दिया, V अपने अपने V को अपना अपना I इंटू ओम्स लिख दिया। अब अगर मैं पूरी हर साइड को I से डिवाइड कर दूं, हर में से I का टर्म एलिमिनेट कर दो, ऐसा लिख दीजिए, डिवाइड एवरी साइड ऑफ द ट्रायंगल बाय I। ट्रायंगल की हर साइड को I से डिवाइड कर दीजिए, ये ऑब्टेन अ सिमिलर ट्रायंगल। हमको एक सिमिलर ट्रायंगल मिल जाता है, हमको एक सिमिलर ट्रायंगल मिल जाता है। और अब वो काम की बात है, ये हो गया R, ये हो गया XL माइनस XC, और ये हो गया Z। और सिमिलर ट्रायंगल है तो एंगल फाई रहेगा। एक्चुअली ये है, इसे भी मैं बना लेता हूँ, इस पर भी मैं 5 स्टार नहीं दे रहा हूँ, मैंने बना जरूर लिया है।
फाइनल मैं एक्चुअली ये नहीं बनाना चाह रहा, फाइनल तो मैं वही बनाना चाह रहा हूँ, मैं तो वी आर ही बनाऊंगा, और यहाँ पर मैं सॉरी इसको मैं आर कहूँगा, इसको मैं एक्स सी माइनस एक्स एल कह रहा हूँ, और इसको मैं जेड कह रहा हूँ, और ये एंगल फाई है, मैं इस पे पास कर देना चाहता हूँ। एक है वोल्टेज ट्रायंगल जिसमें सारे वोल्टेजेस हैं, और एक है इम्पीडेंस ट्रायंगल जिसमें सारे ओम्स हैं। एक है वोल्टेज ट्रायंगल जिसमें सारे वोल्टेजेस थे, और एक है इम्पीडेंस ट्रायंगल जिसमें सारे ओम्स हैं। ये इसकी चिंता मत करिए कि ये एक्स सी माइनस एक्सएल है कि एक्सएल माइनस एक्स सी है, आप इतना लिख सकते हैं, एक बार डैश करके लिख दीजिए कि आर और वी आर शुड बी प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस। ये शुरू में तो आपको ये पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, फिर आपकी बार एक हैबिट में आ जाएगा तो ये पॉइंट यूजलेस हो जाएगा। अभी आप इस पे 2 स्टार टाइप दे सकते हैं कि आर शुड बी प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस, आर या वी आर जो भी है उसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना चाहिए, और वी एल वी सी या एक्सएल और एक्ससी, या वी सी माइनस वी एल ही डायरेक्ट लिखते हैं, वी सी माइनस वी एल और एक्ससी माइनस एक्सएल should be plotted on y-axis, should be plotted on y-axis. ये ऊपर बना रहे हैं कि नीचे बना रहे हैं, इस पे आप बिल्कुल भी फिलहाल ध्यान ना दें। एनसीईआरटी ने खैर जैसा किया वैसे ही करें तो ज्यादा अच्छा है। एनसीईआरटी ने जो किया है वही करिए, और खैर फिर इनका जो रिजल्टेंट आ जाएगा ना, इसको मैं एक्स सी माइनस एक्स एल ही कह रहा हूँ, इसको मैं अपना फाइनल डायग्राम मान रहा हूँ। ये आर है जो एक्स एक्सिस पे मैंने बनाया है, ये मैंने वाई एक्सिस पे बनाया है, और ये टोटल जेड, बस इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल होगी टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। शायद मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स का पालन कर रहा हूँ। मैंने आर बनाया है एक वेक्टर तो नहीं है हालांकि ये सारी चीजें, पर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज वेक्टर्स की तरह बिहेव करती हैं। न्यूमेरिकल्स तो हमें यही मान के सॉल्व करना होगा कि हम वेक्टर से डील कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर्स, बस तो ये एंगल पाई है। और अभी एक बार फिर मेरे पास z स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, r स्क्वायर प्लस xc माइनस xl का होल स्क्वायर, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। cos फाई का फॉर्मूला आ गया, परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, r बाय z, इस पे अलग से भी 5 स्टार देने होंगे, लिख दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको खूब अपनी हैबिट में ले आइए, ये फॉर्मूला आपको जल्दी क्लिक करना चाहिए। एसी सर्किट्स ने इसेंशियली जो अभी तक मैंने पढ़ा है ना, काम की बात सिर्फ एक ट्रायंगल है, और अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल आता है, आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है, तो बस परपेंडिकुलर अपॉन आपको ये पता होना चाहिए कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है, उसके बाद इसमें कुछ भी नया नहीं है। पर ये चैप्टर बहुत दुख देता है, बहुत दुख देता है। प्रैक्टिस की अगर कमी है और कंसंट्रेशन की अगर अभी कमी है पढ़ते समय, तो फिर कभी भी नहीं समझ में, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। और tan फाई का भी फॉर्मूला फिलहाल काम का है। tan फाई का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये xc माइनस xl का यार, ये इस tan फाई का फॉर्मूले पे ज्यादा न्यूमेरिकल तो वैसे नहीं बनते हैं, पर फिर भी इस पे 5 स्टार दिया ही जाए। हाँ, मैं इसे ओमेगा l माइनस 1 बाय ओमेगा c अपॉन r ऐसा टाइप का भी कुछ कह सकता हूँ, सॉरी उल्टा 1 बाय ओमेगा c माइनस ओमेगा l ऐसा। एक्चुअली tan फाई सिर्फ एक xl माइनस xc लेना है कि xc माइनस xl लेना है, एक्चुअली आपको एक ही जगह ध्यान देना है, और वो tan फाई के फॉर्मूले में। यहाँ वार्निंग लिख दीजिए, यहाँ वार्निंग लिख दीजिए, 2005 में आया हुआ न्यूमेरिकल एक जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं tan फाई का फॉर्मूला यही क्यों पढ़ा रहा हूँ। आप लिख दीजिए, वार्निंग लिख दीजिए कि tan फाई शुड नॉट नेवर बी रिटन एज, tan फाई शुड नेवर बी रिटन एज xl माइनस xc बाय, ऐसा tan फाई को आपको नहीं लिखना चाहिए। ये वार्निंग लिख दीजिए कि ऐसा नहीं लिखना चाहिए। बाकी सब जगह तो चल जाएगा क्योंकि वो अल्टीमेटली आप स्क्वायर कर रहे हो उसका, तो फिर फर्क नहीं पड़ता। पर tan फाई के फॉर्मूले में खाली आप ध्यान दीजिएगा, ये xc माइनस xl ही लेना चाहिए, ये ज्यादा सही फॉर्मूला है। ऐसा इसलिए है कि अगर आप xc माइनस xl लिखेंगे ना, तो आंसर हमेशा अपने आप विद प्रॉपर साइन आएगा। ऐसा लिख दीजिए, इफ यू यूज द फॉर्मूला tan phi is equal to xc minus xl by r, अगर ये फॉर्मूला यूज करते हैं
then the answers are always obtained with correct sign automatically. अगर आप tan phi का फॉर्मूला xc minus xl by r करते हैं तो आंसर ऑटोमेटिकली करेक्ट साइन के साथ आपको प्राप्त हो ही जाएंगे। आंसर ऑटोमेटिकली आपको करेक्ट साइन के साथ प्राप्त हो ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर कैपेसिटर भारी पड़ रहा है तो xc minus xl पॉजिटिव है, तो tan phi पॉजिटिव है, तो phi पॉजिटिव है, मतलब लीडिंग है। सर चाहो तो आप लिख सकते हो, एक्सप्लेनेशंस तो कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होती मेरे हिसाब से, कंक्लूजन्स और फैक्ट्स ही केवल इंपॉर्टेंट होते हैं और उनकी जम के एप्लीकेशन। लिख दीजिए if xc is greater than xl, अगर xc बड़ा है तो phi will automatically come out to be positive। अगर xc बड़ा है तो phi अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा, which means leading। अगर xc बड़ा है तो phi अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा, और कैपेसिटर वाले सर्किट में तो करंट लीड करना ही चाहिए, कैपेसिटर वाले सर्किट में तो करंट लीडिंग होना ही चाहिए। इसी तरह लिख दीजिए xc is less than xl, अगर xc xl से कम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर पोर्शन चल रहा है, यही डिसाइड हो जाएगा कि चैप्टर आपको पसंद आता है कि नहीं आता है। अगर xc छोटा है तो कैलकुलेशन से phi नेगेटिव आ जाएगा। xc छोटा है मतलब इंडक्टर बड़ा है, तो लैगिंग सर्किट है, और लैगिंग सर्किट में phi नेगेटिव आना भी चाहिए। इंडक्टर एंड लैगिंग सर्किट, वहां तो phi नेगेटिव आना भी चाहिए, वहां तो I का फॉर्मूला Im sin ओमेगा t माइनस phi होता है ना। ये सारी कहानी है। बस मैं अगर वोल्टेज ट्रायंगल की बात करूं तो ये VR है, ये VC माइनस VL है, या आपका जो मर्जी है VL माइनस VC, VC माइनस VL ही है, चलने को तो अच्छा है। इसे ऊपर ही बना उस एंगल को phi बना और इसको लिखो V, और दूसरे एक है R, और ये है xc माइनस xl, और ये बना z, और ये बस। ये आपकी एक तो समरी मैंने क्लास की बिगिनिंग में बताई थी कि प्योर R में क्या होता है इक्वेशन, प्योर L में क्या होता है, प्योर C में क्या होता है। अब ये हो गई LCR की कहानी। अब ये LCR की समरी में आपको अभी अलग से लिखवा दूंगा। इसेंशियली आपको जितने भी न्यूमेरिकल आज तक आए हैं PYQ में, वो इन दो ज्यादातर करके इससे सॉल्व हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल जो PYQ में आपको मिलेंगे वो इससे सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा बहुत ये भी काम आता है। इस पे आपने इसका डेरिवेशन कैसे किया उससे कोई लेना देना नहीं है। आप वैल्यूज डाल के न्यूमेरिकल का आंसर अगर निकाल पा रहे हैं तो सारी थ्योरी, सारे डेरिवेशन सब नॉनसेंस है। सिर्फ एक ही चीज काम की है और वो है एप्लीकेशन। न्यूमेरिकल बनने चाहिए आपसे, न्यूमेरिकल बनने चाहिए बहुत डायरेक्ट, सिंपली आपको वैल्यूज दी हो और आप सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू डाल दें और न्यूमेरिकल बन जाए, उतना ही केवल काम आता है पेपर में। एग्जाम ओरिएंटेड अगर बात करें तो सिर्फ समरी पढ़ते जाइए और न्यूमेरिकल अप्लाई करते जाइए। ओके, यही सब बातें देखो वो कर भी रहा है। मैं इक्वेशन 7.27 के बाद से आपसे बात करता हूँ। कहता है ग्राफिकली ये सब हो गया। दिस इज फॉर इम्पीडेंस डायग्राम व्हिच इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विद z is the hypotenuse। 7.25 एक जैसे एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इज द फेज एंगल, ये मैं भी बताता हूँ। फिर वो बोल रहा है देखो xc अगर ग्रेटर देन xl तो phi पॉजिटिव एंड सर्किट इज प्रीडोमिनेंटली कैपेसिटिव, consequently the current in the circuit leads its source voltage। सारी वही बातें आ रही हैं। if xc is less than xl, phi is negative and the circuit is predominantly inductive, consequently the current in the circuit lags the source voltage। बड़ी प्यारी लैंग्वेज है, पढ़ के मजा आएगा आपको, सारी बातें आपकी सुनी हुई हैं। फिगर 7.5 shows the phasor diagram and variation of V and I। ये मैं आपको अलग से डायग्राम बनवा देता हूँ। मैं फेज, ये हेडिंग दे दीजिए, कि draw the variation of V and I, draw the graph of variation of V and I with respect to t, या with respect to omega t। V और I के वेरिएशन का ग्राफ बना है। LCR सर्किट है भाई, अगर वोल्टेज V है Vm sin ओमेगा t, तो चलो मैं फिलहाल यही मान लेता हूँ ग्राफ बनाने के लिए ये phi होगा। ग्राफ बनाने के लिए मान लेता हूँ कि ये प्लस phi है, और अगर ये वोल्टेज है,
तो करंट 5 डिग्री आगे है। अगर ये वोल्टेज है तो करंट 5 डिग्री आगे है। जैसे कि करंट यहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रीक्वेंसी सेम है तो ये सेम आएगा, ये ऐसा बनेगा, ऐसा। ऐसे पहले इंपॉर्टेंट बन सके नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एंगल 5 डिग्री, वोल्टेज के स्टार्ट होने के 5 डिग्री पहले करंट स्टार्ट हो चुका था। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो बस वो ट्रायंगल वाली बातें हैं। बस मुझे तो आपसे यही कहना था, ये कहना था, इसलिए मैंने सब पढ़ा दिया। that I am is equal to Vm by Z is equal to Vm upon under root R square plus XL minus XC का होल स्क्वायर। एंड मुझे इसकी अगर इक्वेशन चाहिए तो मुझे Im चाहिए और phi चाहिए, और tan phi को लिख दूंगा मैं XC minus XL by R। So phi is equal to tan inverse of XC minus XL by R। बस यही बातें हैं जिन्हें कि हम बहुत टफ मानते हैं। सारी की सारी बातें हो गई, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अभी दोबारा समरी में आपको सब बातें पढ़ाता हूँ। अगर भाई मुझे उसने वोल्टेज की इक्वेशन दे दी है और मुझे सारी एक्सएल एक्सी और आर वगैरह सब दे दिया है और कहता सर्किट में करंट की बाई चांस इक्वेशन निकालो, तो आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5 होगा। मुझे दो चीजें निकालनी है, आई एम और 5। ओमेगा तो मुझे निकालना नहीं, सवाल में दिया होगा तो यहाँ में दिया रहेगा। आई एम निकालना है तो वी एम बाई जेड करिए, और जेड निकालना है तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का रिजल्टेंट निकालना है एक राइट एंगल ट्रायंगल से, पाइथागोरस थ्योरम से। और अगर आपको ये फाई चाहिए तो tan फाई का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस करिए, उससे फाई निकालिए। अगर वोल्टेज की इक्वेशन दी है और करंट की इक्वेशन निकालनी हो तो ये सब करना पड़ेगा। ये भी अपने आप में पर्याप्त लेंथी होता है, इसलिए ये भी एक्चुअली काम का तो नहीं है। पढ़ तो हमने लिया एक बार, पर एक्चुअली न्यूमेरिकल इस पर नहीं आएगा क्योंकि लेंथी न्यूमेरिकल बनता है। पार्ट में कोई न्यूमेरिकल आ सकता है, खाली वो आपसे ये पूछ सकता है कि आई एम बताइए, खाली वो ये पूछ सकता है कि tan फाई बताइए, या वो खाली ये पूछ सकता है कि फाई बताइए। पर वो वोल्टेज की इक्वेशन दे दे और कहे करंट की इक्वेशन बताओ, वो थोड़ा लेंथी इक्वेशन होगा, वो आपको नहीं आएगा। ये पूरा का पूरा डिस्कशन समाप्त होता है। अब उसने थोड़ी बहुत बकवास की है और 7.6.2 पे एनालिटिकल सॉल्यूशन पे जा रहा है, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसको अल्टीमेटली उसमें भी रिजल्ट वही दे रहा है ना, और रिजल्ट तो हम वैसे भी जान ही रहे हैं। मैं आपको अब तक एसी सर्किट्स की कंप्लीट समरी दे दूं। मैं एसी सर्किट्स में आज तक जो मैंने पढ़ा है तो पूरी समरी दे देता हूँ, और सिर्फ ये समरी आप पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। कंप्लीट समरी। नंबर 1, IRMS is equal to Imax by √2। फिर प्योर आर में अगर डी की वैल्यू यहाँ तो लिखना तो पड़ेगा मुझे शायद, प्योर आर में डी की वैल्यू है Vm sin ओमेगा टी, तो आई की वैल्यू है Im sin ओमेगा टी प्लस 5 0 डिग्री। मैंने करंट और वोल्टेज फेज में रहते हैं, वेयर Im इज इक्वल टू Vm बाय R। बस प्योर एल में बात करूं, और अगर अप्लाइड वोल्टेज है Vm sin ओमेगा टी, तो करंट की इक्वेशन होगी Im sin ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। उसे मैं खाली पाई बाय 2 बोलूंगा, क्योंकि ओमेगा रेडियन पर सेकंड में होता है ना, इसकी यूनिट रेडियन है पूरे की। तो ये भी कायदे से एक्चुअली तो रेडियन नहीं केवल होना चाहिए, डिग्री में कायदे से एक्सेप्टेबल नहीं है। इंडक्टर में करंट पीछे रहता है, फेज तो आपको यहाँ पता है, Im निकालना है, तो ये हो जाएगा Vm बाय ओमेगा एक्स। ये मैं डायरेक्ट फिर तो यही लिखना चाहिए, Vm बाय XL इज इक्वल टू Vm बाय ओमेगा एल। ऐसा लिखिए आपकी बात। पिछली बार जो समरी बनाई थी उससे थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूँ। अगर प्योर सी की बात करूं और अप्लाइड वोल्टेज Vm sin ओमेगा टी है, तो सर्किट पर जाने वाला करंट Im sin ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री है, मैं उसे 1.57 कह सकता हूं। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है, फेज का डिफरेंस होता है। प्योर कैपेसिटर में फेज मुझे पता रहता है। Im चाहिए तो होगा तो Vm बाय XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और मैं इसे Vm बाय is equal to Vm by 1 बाय ओमेगा c क्या होगा, जो कि ओमेगा c Vm हो जाएगा। ये प्योर कैपेसिटर है।
अब असली बात आ रही है जो आपने आज पढ़ी, सीरीज एलसीआर। सीरीज एलसीआर में मैं सीधे एक वोल्टेज ट्रायंगल बनाऊंगा, ये आर है, ये बीसी माइनस पीएल है, और ये टोटल वी है, और ये एंगल फाई है। बस इसके रिजल्ट्स में आगे नहीं लिख रहा हूँ। एक इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाऊंगा, ये आर है, ये एक्स सी माइनस एक्स एल है, और ये जेड है इम्पीडेंस, ये एंगल फाई। अब अगर वोल्टेज की इक्वेशन वी एम साइन नेगेटिव है, तो करंट की इक्वेशन आई एम साइन नेगेटिव प्लस फाई ही लिख दीजिए, जैसा कि एनसीईआरटी ने लिखा है। अगर ये फाई नेगेटिव होगा तो अपने आप ही नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, इसलिए प्लस माइनस फाई लिखने का मतलब नहीं है। अब करंट फाई से लैग करता है या फाई से लीड करता है? सर्किट में अगर रेजिस्टेंस है तो एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकता। अगर खाली रेजिस्टेंस है तो एंगल 0 डिग्री, और रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर या इंडक्टर है तो एंगल 0 और 90 के बीच में कुछ होगा। मेरे ख्याल से तो ये इतना पर्याप्त। अगर आप ये z स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर लिख लेंगे, या v स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर लिख लेंगे, तो फिर तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा। हाँ, हम यहाँ लिख लेते हैं where im is equal to vm by z, ये लिख लेते हैं, और vm by z की जगह हो जाएगा ये r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc का होल स्क्वायर। जब आप इसको स्क्वायर ले रहे हैं तो xl माइनस xc है कि xc माइनस xl है, इसकी ज्यादा परवाह मत करिएगा। I think this makes the summary complete. This is the entire thing about AC सर्किट जो हमने आज तक पढ़ा है। और अगर आपको ये क्लियर है तो फिर आपको इस पे कुछ सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल ट्राई करने चाहिए, जिसमें डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू पुट करनी हो, ज्यादा सोचने का काम ना हो। एकदम डायरेक्ट वाले जो न्यूमेरिकल हों, जिनमें ज्यादा दिमाग न लगाना हो, उनकी आप प्रैक्टिस करिए। अगर ये आपको चैप्टर क्लियर है, इतना पोर्शन क्लियर है, तो फिर आई एम श्योर कि एसी को आप ग्रेजुअली एंजॉय करने लगेंगे। और यहाँ आप डिफरेंस बनाएंगे भी, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि नॉर्मली मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसको पढ़ने का मन नहीं करता। टफ तो बिल्कुल भी नहीं है, पर लोगों का मन ही नहीं करता तो कोई क्या करे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी नाउ। थैंक यू।